तो ये आप दृश्य देख रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऐतिहासिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हम सामान्य भाषा में मुक्त व्यापार समझौता कहते हैं, ये CETA जिसका हस्ताक्षर दोनों देशों के बीच हो गया है। दोनों देशों के वाणिज्य मंत्री के बीच ये हस्ताक्षर होने के बाद ये समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। भारत की ओर से केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन की ओर से वहां की ट्रेड मिनिस्टर जोनाथन रेनॉल्ड्स, इन दोनों ने ही इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऐतिहासिक समझौता तो कह सकते हैं कि ये लम्हा भी ऐतिहासिक लम्हा है जब भारत और ब्रिटेन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये दोनों देशों के व्यापार और संबंधों को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। आप देख सकते हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ साथ हमारे सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी वहां मौजूद रहे, उपस्थित रहे, और जब दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अपनी अपनी बात सामने रखी तो इसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों की साझा समृद्धि का एक एग्रीमेंट है। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रेखांकित किया। तो एक तरह से 3 बड़े मसौदे पर हस्ताक्षर हुए हैं। एक तो CETA जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, दूसरा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन और तीसरा इंडिया UK विजन 2035। अगले 10 सालों में कैसे दोनों देश न केवल ट्रेड बल्कि दूसरे व्यापक वैश्विक विषयों पर, मिसाल के तौर पर पर्यावरण, क्लाइमेट के साथ साथ सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। चलिए, इस वक्त हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर मंजू सेठ भी जुड़ी हुई हैं और प्रोफेसर अभिजीत दास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर मंजू सेठ, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जो हमने संबोधन सुने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस FTA को CETA बोलना चाहिए, इसको CETA को दोनों देशों की साझा समृद्धि का एक डॉक्यूमेंट करार दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। साथ में चल के दोनों की समृद्धि होगी, वो डेवलपमेंट होगा, पार्टनरशिप है। और दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की जो स्टेटमेंट्स थे बहुत ही पॉजिटिव और अपबीट थे और बिल्कुल वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि फ्यूचर ग्रोथ होगी दोनों के इन्वेस्टमेंट्स में, ट्रेड में, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। और प्लस ये भी कहा गया कि ईज ऑफ बिजनेस, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा ईज ऑफ बिजनेस बढ़ेगी दोनों कंट्रीज में इससे। और जो ईज ऑफ बिजनेस के बाद इन्वेस्टमेंट्स करेंगे कंट्रीज एक दूसरे के, दोनों कंपनीज प्राइवेट सेक्टर करेंगे, उनके लिए भी बहुत ये विन विन सिचुएशन है। एजुकेशन में भी और IT सेक्टर्स, ITES में, हर एक चीज़ में हम देख रहे हैं दोनों से कंट्रीज कह रहे हैं कि हमें, दोनों ही बोल रहे हैं कि ऐसा बहुत मैंने कम देखा है कि दोनों कंट्रीज इतने क्लियरली स्टेट कर रहे हैं। सब हाँ नॉर्मली होता है कि हमारे दोनों के देश में हित में है और बहुत अच्छा है, लेकिन अब बोल रहे हैं दोनों ही कि हमारे लिए विन विन है और हम भी कह रहे हैं हमारे लिए विन विन है। ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है और एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। और आई थिंक आगे चल के, और जो विजन उन्होंने 2035 भी अनवेल किया है डिफेंस पार्टनरशिप के लिए भी, हर एक सेक्टर को इसमें इनडायरेक्टली इंक्लूड किया है। आई थिंक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे चल के दोनों देशों की जो मित्रता है और जो साझेदारी है उसको एक बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलेगा। और आगे मुझे लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में भी होगा, ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, सभी टू वे इंक्रीज। और जैसे आप जानते हैं हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स वहाँ के पूरे NHS को रन करते हैं, नेशनल हेल्थ सर्विस जो है उनकी, और IT सेक्टर में बहुत काम कर रहे हैं कि और बढ़ावा आएगा और इसमें और इंक्रीज होगा और एक बहुत अच्छा ये। चलिए मंजू जी, इस वक्त अपने दर्शकों को ये ब्रेकिंग न्यूज जरूर सुना देते हैं, क्योंकि ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इस पर हस्ताक्षर हो गए हैं। आपको बता दें कि 14 दौर की वार्ताएं हुई थी, 3.5 साल का वक्त लगा, जिसके बाद अब ये समझौता हम कह सकते हैं कि स्वरूप इसको मिल गया है। अब इस पर हस्ताक्षर हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में इस समझौते की अहमियत को सामने रखते हुए ये बताया कि कैसे युवा, किसान, मछुआरे और MSME सेक्टर, इनके लिए
इस समझौते से इन्हें सबको बहुत बहुत फायदा मिलेगा। दोनों देशों के व्यापार मंत्रियों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, उसके बाद इन समझौते का आदान प्रदान हुआ और भारत और ब्रिटेन में कह सकते हैं अब की व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता हो गया है। यही है इस वक्त की बड़ी न्यूज, क्योंकि इस लम्हे का सबको इंतजार था, इस क्षण का इंतजार था कि जो बात हो रही है और 6 मई को जिसकी घोषणा हुई कि दोनों देश सहमत हो गए हैं, अब वो स्वरूप में आ गया है, यानी अब उस पर हस्ताक्षर हो गए। हमारे साथ विशेष मेहमान बने हुए हैं प्रोफेसर अभिजीत दास। अभी हमने मंजू जी की बात सुनी, लेकिन अब आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। क्या बात ऐसी आपको लगी दोनों प्रधानमंत्रियों के संबोधन के बाद, और खासकर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बोला है कि ये दोनों देशों के लिए बहुत अच्छा है? आपने सही कहा, यह अवश्य ही ऐतिहासिक क्षण है दोनों देशों के लिए। जैसे सबको नजर आया, दोनों प्रधानमंत्री बहुत ही उत्साहित थे, और जैसे कि आपने कहा कि ये एक काफ़ी समय से उम्मीद की जा रही थी कि यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता है जो उस पर हस्ताक्षर हो जाएगा। लेकिन मैं अब इससे एक कदम आगे देखना चाहता हूं कि ये जो क्या टेक्स्ट आएगा हमारे सामने। जब ट्रेड एग्रीमेंट साइन होते हैं तब दोनों देश अपने हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, गिव एंड टेक होता है। तो क्या गिव एंड टेक हुआ है, मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने और यूके ने भी घोषणा की है कि वो लोग कार्बन टैक्स लगाएंगे इंपोर्ट्स पे। यह देखने वाली बात होगी कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए जो अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे, बनेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के वजह से, क्या ये अपॉर्चुनिटीज थोड़े सीमित नहीं हो जाएंगे ये कार्बन बॉर्डर टैक्स के वजह से? तो ये देखना बहुत ही आवश्यक होगा लीगल टेक्स्ट में कि कार्बन बॉर्डर टैक्स का मुद्दा कैसे एड्रेस किया गया है। इस तरह से तमाम बिंदु होंगे जिस पे हम लोगों को अपनी नज़र रखनी पड़ेगी। यह ज़रूर है कि कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और ये बहुत बढ़िया उदाहरण है इंडिया यूके एफटीए में, कि समृद्धि लाएगी, लेकिन किस हद तक लाएगी, किन सेक्टर्स में लाएगी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन दोनों देशों के बीच में कैसे होगा, यह सब देखने वाली बात होगी। तो संक्षेप में हिस्टोरिक है, कोई शक नहीं, लेकिन आगे अपनी बिजनेस कम्युनिटी इस अपॉर्चुनिटी को कैसे भुना पाएगी वह देखना बहुत ही जरूरी होगा। लेकिन अगर सेक्टर्स के लिहाज से देखें प्रोफेसर साहब, तो वो खासतौर पर ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि शायद फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को सीधे तौर पर फ़ायदा होगा। जो इंडियन स्पाइसेस हैं यहाँ से जाती हैं, जो प्रोसेस्ड फूड है, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, उसको फ़ायदा होगा। गारमेंट्स, मुझे लगता है कि गारमेंट्स 12 से 18% का जो ड्यूटी है, अगर वो घट करके बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है तो शायद उसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भारत को मिल सकता है, खासतौर पर ये देखते हुए कि बहुत सारे जो पड़ोसी देश हैं वो भी गारमेंट सप्लाई करते हैं। और मेरे ख्याल से क्लोथिंग, शूज़ और फूड, ये तीनों का जिक्र यूके प्राइम मिनिस्टर ने भी किया। आपने बिल्कुल सही कहा, क्लोथिंग और फुटवेयर में हमें अवश्य गेन्स मिलेंगे, लेकिन जहां तक कृषि क्षेत्र है या प्रोसेस्ड फूड है, हमें यह याद रखना चाहिए कि जो फूड स्टैंडर्ड्स लगाए जाते हैं विकसित देशों में, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में सैनिटरी, फाइटोसैनिटरी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, SPS मेजर्स कहते हैं, क्या हमारे एक्सपोर्टर्स उन SPS रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाएंगे? यह देखने वाली बात होगी। यदि मीट कर पाएंगे फिर कोई संदेह नहीं कि हमारे एक्सपोर्ट्स इन सेक्टर्स में अवश्य बढ़ेंगे, लेकिन यही यदि नहीं मीट कर पाएंगे तब अपॉर्चुनिटी रहेगा, लेकिन फिर अपॉर्चुनिटी और एक्चुअल परफॉर्मेंस में गैप हो सकता है। टैरिफ बैरियर्स हैं, उन पर ध्यान देखना होगा। टैरिफ बैरियर्स तो फिलहाल हटते हुए दिखाई दिए हैं। 99% पर अगर आप टैरिफ नहीं लगाएंगे, जीरो करेंगे, तो वो शायद एक बहुत बड़ा विन विन है जिसे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, टैरिफ हटाना बहुत बड़ा विन विन है, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर्स पे, नॉन टैरिफ इश्यूज पे हम लोगों को दिल मांगे मोर पे ये जो बात है वो थोड़ी सी आगे बढ़ती रहती है, आगे चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर मंजू जी, प्रधानमंत्री के संबोधन की 2 और महत्वपूर्ण बातों को पर आपके विचार जानना चाहूंगी, जिसमें से एक है आतंकवाद। पहलगाम हमले के बाद ब्रिटेन की ओर से, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से संवेदनाएं व्यक्त की, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका धन्यवाद भी दिया, लेकिन बहुत स्पष्ट शब्दों में
और हिंदी में बोलने के बाद उसे इंग्लिश में भी बोला गया ताकि सही लोगों तक संकेत पहुंचे कि लोकतंत्र में दी गई आजादी को आप अपने कट्टरपंथ को आगे बढ़ाने के लिए दुरुपयोग इसका नहीं कर सकते। मंजू जी। बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज दिया, क्योंकि हम देख रहे हैं जो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स काफ़ी वहाँ पे इनकरेज किए जा रहे थे यूके में, खासकर उन्होंने आके हमारी हाई कमीशन को भी अटैक किया उसके सामने, और जब हमारे विदेश मंत्री वहाँ थे रिसेंटली उनके सामने भी वो सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, और ये सब टॉलरेट किया जा रहा था वहाँ पे कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और ये सब चीज़ें तो हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि ये भी आतंक को बढ़ावा देने के जैसे ही है। और पहलगाम में जो हुआ, यस थैंक यू, आपने उनको बहुत उनको कंडेम किया है, लेकिन इनको भी जो ये खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं जो बिल्कुल इस पे लगे हुए हैं कि हम एक आतंक मचा रहे हैं विद इन द यूके, इंडिया में भी कोशिश करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम कुछ आतंकी इंसिडेंट्स को इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। तो ये सब ये बड़ा क्लियरली बोला है कि ये इसको भी स्टॉप करना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है क्योंकि अब हमने देखा उन्होंने सिक्योरिटी भी टाइटन की इस बार प्रधानमंत्री के विजिट में, और एक इंडिकेशन दिया है उन्होंने कि वो आतंक को बढ़ावा नहीं देंगे और वो फ्रीडम स्पीच के दायरे में उसको नहीं आने देंगे। आई थिंक ये बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और लेकिन क्या विश्व के लिए भी एक संदेश एक बार पुनः इस मंच से प्रधानमंत्री ने दिया जब उन्होंने कहा विस्तारवाद नहीं विकासवाद का समय है। ये उन्होंने तमाम संघर्षों को तो सामने रखा ही, लेकिन बड़ा मैसेज यही था, विस्तारवाद नहीं विकासवाद। बिल्कुल 100% ये सही कहा है, क्योंकि एक बड़ा क्लियर मैसेज है। सारी जो अभी लड़ाइयाँ चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ज़्यादातर एक इंडिकेशन एक उनका वही मंशा है सबकी कि ये विस्तार कैसे किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट को कि हमारा ना भी है, हम उस लैंड को कैसे काबू कर लें, कब्जा कर लें। तो ये बिल्कुल एक क्लियर चीज़ इंडिकेशन दिया है पीएम ने, और देशों को भी दिया है जो विस्तारवाद में लगे हुए हैं कि विकासवाद होना चाहिए ना कि विस्तारवाद, और इसको बंद करना चाहिए और सारे देशों को मिल के इसके ऊपर काम करना चाहिए। और एक बड़ा आई थिंक क्योंकि हम देख रहे हैं कि रूस के साथ भी जो पीस टॉक्स उन्होंने कहा हम इतना लैंड रखेंगे, और प्रेसिडेंट ट्रम्प भी कह रहे हैं हम इसको ले लेंगे, और इजराइल भी कह रहा है हम जब तक हमारा ये सब हमारी बातें नहीं मानी जाती हम इसको बंद नहीं करेंगे। जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, आई थिंक ये बहुत एक क्लियर इंडिकेशन है हमारी अप्रोच का, भारत के अप्रोच का, प्रधानमंत्री जी का अप्रोच का, और जो हमारी थिंकिंग है ये बड़ी क्लियरली पुट अक्रॉस कर दिया। मेरा मानना है ये मैसेज क्लियरली गया है, नॉट ओनली टू द यूके बट टू अदर कंट्रीज भी जो इसमें इन्वॉल्व। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सी महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने संबोधन में सामने रखा है, और सबसे बड़ा टेक अवे जो है वो यही रहा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच साइन हुआ है। तो वहीं साथ ही साथ भारत यूके विजन 2035 भी इसकी भी घोषणा आज की गई है। इस कार्यक्रम को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। टाइम पे खा लेना, और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। एक तरह से अब जो बड़ी खबर यही इस वक्त की भारत और ब्रिटेन के बीच में जो सेटा यानी समग्र जो आर्थिक सहयोग समझौता है उस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी हस्ताक्षर हुए हैं, और स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी, कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेंगी, और जो यूके है उसको भारतीय स्किल का टैलेंट मिलेगा। आइए देखते हैं बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कही है। उन्होंने कहा कि कई सालों के बाद दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और ब्रिटेन के बीच में पहले BIT हो चुका है, जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर काम लगातार चल रहा था, लेकिन उसमें अब ये जो नया समझौता हुआ है उसमें कई सारे नए आयाम जुड़े हैं, वो कॉम्प्रिहेंसिव हो चला है।
अब केवल गुड्स नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट और सर्विसेज को भी उसमें इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ 2035 तक का नया रोड मैप, भारतीय बाजारों को ब्रिटेन के बाजार में अवसर मिलेंगे। अब ये इंडियन एक्सपोर्टर्स पर निर्भर करता है कि वो इस कॉम्पिटिटिवनेस का जो एज उनको मिलना है उसका वो फायदा कैसे उठाते हैं। सरकारें केवल नियम बना सकती हैं, इकोसिस्टम बना सकती हैं, ये तो रेस्पेक्टिव देशों के जो बिजनेसमैन हैं उनको तय करना है कि वो कैसे प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को लेवरेज करेंगे, इस फायदे को लेवरेज करेंगे, इस ट्रेड डील को लेवरेज कर पाएंगे अपने फायदे के लिए और अपने देश में इकॉनमी को कंट्रीब्यूट करने के लिए। बड़ी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कही कि ब्रिटिश सामानों का भी लाभ भारतीय बाजारों को मिलेगा, क्योंकि हम भी 90% जो उत्पाद हैं उन पर टैरिफ्स घटाएंगे। भले ही रेटिफिकेशन के बाद हो, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, ऐसा माना जा रहा है। हो सकता है अप्रैल से अक्टूबर 2026 का एक समय सीमा तक लग पाए जब ये कन्वेंशन जो लागू हो पाए। लेकिन डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर जो सहमति बनी है वो अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक और एक टेम्पलेट हो सकता है आगे के FTAs के लिए, क्योंकि ये यूके तो लगातार ये कह रहा है कि पहली बार ऐसा नहीं है कि हमने केवल भारत के साथ ऐसा समझौता किया है, बहुत सारे देश हैं उनके साथ भी वो DCC पर हस्ताक्षर कर चुका है। लेकिन भारत के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भारत के एम्प्लॉयर्स हैं वो यूके में शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रीब्यूशंस पर फ़ायदा ले पाएंगे, रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। स्पष्ट तौर पर जो लेदर है, गारमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग, MSME जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, मरीन प्रोडक्ट्स, मछुआरों को किस तरह से फ़ायदा मिलेगा, किसानों को कैसे फ़ायदा मिलेगा सीधे तौर पर फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में, उस पर लगातार जो बल है उन्होंने प्रधानमंत्री ने दिया। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में इस बात को सामने रखा कि जो ये समझौता हुआ है ये वैश्विक समृद्धि के लिए भी एक दिशा देता है और वहीं दोनों देशों के संबंधों के लिए जो विजन 2035 यानी विजन 2035 जारी किया जा रहा है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो लक्ष्य हैं FTA के उनको हासिल करने में भी ये महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि रक्षा की बात करें, शिक्षा क्षेत्र और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, इससे इन सब क्षेत्रों में मजबूती आएगी, जिसमें टेक्नोलॉजी का क्षेत्र भी इससे जुड़ा हुआ है। तो विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए आयाम खुलेंगे और उसके माध्यम से दोनों देशों के रिश्तों को भी और मजबूती मिल पाएगी। लेकिन साथ ही इस मंच से प्रधानमंत्री ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करने के लिए प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर का आभार भी जताया। तो प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने भी अपने संबोधन में कई बातों को सामने रखा, लेकिन आतंकवाद के मोर्चे पर भी प्रधानमंत्री ने इस बात को सामने रखा कि इस लड़ाई में दोहरे मापदंड का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र की आड़ में लोकतंत्र के द्वारा दी गई आज़ादी का दुरुपयोग चरमपंथी विचारधारा के लिए नहीं किया जा सकता। तो कुछ बड़े संदेश, बड़े मैसेजेस जो इस मंच से आज किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के द्वारा। तो सही कहा आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ सेमीकंडक्टर, आने वाला जो युग है वो विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद पर केंद्रित हो सकता है। मिस्टर संजय भट्टाचार्य जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी MEA रह चुके हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खास प्रोग्राम में। मिस्टर बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले आपका पहला रिएक्शन इसी मुद्दे पर कि किस तरह से दो बड़े लोकतंत्र आज सहमत हुए हैं, न केवल ट्रेड बल्कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सर्विसेज और दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं ट्रेड के अलावा उन पर भी सहमति बनाने के लिए। और यूके की धरती से दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने पूरी दुनिया को भी एक ओपन संदेश दिया है कि नेगोशिएटिंग टेबल पर आकर के ही बात बनती है और इसी परिपाटी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ये जो प्रधानमंत्री का विजिट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जो समझौते निकले हैं वो भी हमारे देश के लिए बहुत लाभदायक है। मेरे अनुमान में 3 संकेत इससे निकलता है कि हम जो इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर जो हम लोग अग्रसर है, इसमें हम लोग ग्लोबलाइजेशन में विश्वास रखते हैं और इसमें हमारे जो मुख्य पार्टनर्स है, जिसमें यूके भी एक मुख्य पार्टनर है, उसके साथ हम लोग बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का भी समझौता का विश्वास रखते हैं। और इससे ये साबित होता है कि हमारे जो बाकी जो मुख्य पार्टनर्स है जैसे कि EU है, US है, उनके साथ भी हम ऐसा ही समझौता करना चाहते हैं और ये एक मिसाल हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ये ना सिर्फ ट्रेड के बारे में है लेकिन इसको और विस्तार, जैसे कि आप कह रहे थे, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और माइग्रेशन के बारे में प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। सो ये एक बहुत विस्तार सा एक संगठन है जिससे दो देश आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरा जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है इस दौरे के दौरान निकला कि हमारा जो एक नया रोड मैप निकला, इंडिया यूके
विजन 2035, ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड, भविष्य की ओर बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाए, जो कि नए नए दिशाएं हैं, इनमें हम कैसे एकत्रित होकर हम लोग आगे बढ़े, कोऑपरेशन बढ़ाए। तो ये एक बहुत ही अच्छा विजिट रहा। ये बहुत शॉर्ट विजिट था, लेकिन बहुत इसके जो एग्रीमेंट्स निकले वो बहुत हमारे लिए बहुत लाभदायक है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये यूके के लिए भी बहुत लाभदायक है। सो दोनों देशों इससे फायदा उठाएंगे। जी, लेकिन एक ये भी बात इससे आपका समझना चाहेंगे कि हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश जाते हैं, किसी भी देश के दौरे पर जाते हैं, तो जो भी बात होती है, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी समझौते किए जाते हैं, उनके केंद्र में होता है भारतवासी, भारत के अलग अलग वर्ग जिनका कल्याण इसमें निहित हो। इसी तरीके से जब हम इससे CETA की बात करते हैं, क्योंकि ये मात्र मुक्त व्यापार समझौता नहीं है, ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट है, तो इस CETA के तहत भी प्रधानमंत्री ने बताया कि चाहे हम युवा की बात करें, किसानों की बात करें, मछुआरों की बात करें, MSME की बात करें, जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारे देश में, इन सबको इससे लाभ होगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत ने अपने हितों पर अडिग रहते हुए इस समझौते को हासिल किया, और ये देश के नेतृत्व को, इस बात के लिए देश के नेतृत्व का रोल बहुत महत्वपूर्ण है? हमारा मुख्य मार्ग है कि हम विकसित भारत की ओर अग्रसर हो, और विकसित भारत के लिए जरूरी है कि ना सिर्फ हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो, हम ये भी चाहते हैं कि वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, कि सभी उससे फायदा पाए। हम लोग ये भी जानते हैं कि ये सिर्फ भारत अकेला नहीं कर पाएगा, इसमें सारा विश्व का सहायता चाहिए, और हम भी अभी एक विश्व में एक फैक्टर बन चुके हैं, ताकि विश्व के ग्रोथ के लिए भारत का जो पार्टिसिपेशन है, सहयोगिता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, हमारे जो मूल मुद्दे हैं, जिसको हम कहते हैं कि विकसित भारत की ओर अग्रसर हो, जिसमें सारे भारतवासी उसमें शामिल हो, इस मूल मुद्दे को लेकर हम ये सारा कर रहे हैं। आपने सही फरमाया कि इस विषय में ना सिर्फ ट्रेड के बारे में है, ये गुड्स इन ट्रेड एंड सर्विसेज भी है, एग्रीकल्चर में इसको बहुत बढ़ोतरी मिलेगा, हमारा जो कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग का जो सेक्टर है, इसमें बढ़ोतरी मिलेगा, इन्वेस्टमेंट्स में बहुत बढ़ोतरी मिलेगा, जो कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और हम जानते हैं कि हमारा ऑलरेडी पॉवर्टी लाइन से ऊपर बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऊपर आ चुके हैं, लेकिन हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए यूथ एक बहुत इम्पोर्टेंट इसमें क्षेत्र है, जिसके विषय में प्रधानमंत्री ने खास जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी का जो आकांक्षा है उसको मिलने के लिए जो हम नॉलेज इकोनॉमी का जो सृष्टि करना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं, उसको हम यूके को एक मेन पार्टनर बनाएंगे, जिसमें ना कि हम लोग टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के एक्सचेंजेस होगा, लेकिन ये एजुकेशनल हाई क्वालिटी एजुकेशन का भी इसका स्थापना होगा, भारत में भी होगा, जिसमें कि बहुत ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। और एक दूसरा और एक अंतिम में एक और है, जो कि हमारे दुनिया में एक जो जियोपॉलिटिकल फ्लक्स है, इसमें जो एक समझौता करना है, टेररिज्म के अगेंस्ट हमें जो दृढ़ता से लड़ना है, स्ट्रेटेजिक जो इम्पेरेटिव्स है, जो कि चेंजेस हो रहे हैं एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक के इलाके में, इसमें हम लोगों ने, प्रधानमंत्री ने बहुत लंबी बातचीत की यूके के प्रधानमंत्री के साथ, और उसमें जो यूके का जो रोल होगा उसके बारे में बातचीत हुई। तो ये जो फ्यूचर जो है, जिसमें स्ट्रेटेजिक इम्पल्सेस है और जो हमारा ग्लोबल गवर्नेंस का है, इसके बारे में भी बहुत। चलिए भट्टाचार्य जी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि चेकर स्टेट में जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। एक्सेलेंसी, मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभारी हूं इस भव्य स्वागत के लिए, भव्य सम्मान के लिए। और चेकर में आज एक नया इतिहास रचने हम जा रहे हैं, और भारत और यूके मिलकर के एक नए इतिहास की नींव डाल रहे हैं। एक्सेलेंसी, इस एक वर्ष में हमें तीसरी बार मिलने का मौका मिला है। ये अपने आप में मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, और
यूके और भारत हम एक प्रकार से नेचुरल पार्टनर हैं। आज हमारे संबंधों का एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम दोनों देश मिलकर के पारस्परिक लाभकारी एफटीए और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन इसको संपन्न करने जा रहे हैं। ये अपने आप में भारत और यूके भावी पीढ़ी के लिए एक बहुत मजबूत रास्ता तैयार कर रहा है। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। हमारे किसान, हमारे एमएसएमई, हमारे युवा, मैं समझता हूं उनके लिए अनेक नए अवसर पैदा हुए। इतना ही नहीं, 21वीं सदी ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन सदी है। ऐसे में भारत और यूके के युवा, उसमें भी स्किल्ड युवा, ये मिलकर के एक नए विश्व के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देंगे। 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी नित्य नूतन इनोवेशन की अपेक्षा करती है। जब यूके और भारत के स्किल्ड युवा, उनका दिमाग, उनका हुनर जुड़ जाता है तो विश्व के लिए एक बहुत बड़ी विकास की गारंटी प्रोवाइड करता है। इससे रोजगार बढ़ेगा, एक प्रकार से स्किल मोबिलिटी को बल मिलेगा। और मैं समझता हूं कि विजन 2035 उसको हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको नई गति मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। एक्सेलेंस, मैं फिर एक बार आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस शानदार शुरुआत में भारत और यूके की एक भागीदारी को मजबूती देने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं। तो चेकर स्टेज में आज वाकई ऐतिहासिक दिन, और उसी बात को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आज हम एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले की ये वार्ता है जो हम अभी आपको दिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि यूके और भारत एक नेचुरल पार्टनर हैं और आज दोनों ही देशों के बीच संबंधों का एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि दोनों देश पारस्परिक लाभ वाले एफटीए और डीसीसी यानी डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और भावी पीढ़ी के लिए एक मजबूत रास्ता तैयार करने के लिए दोनों देश तैयार हैं। और 21वीं सदी में भारत और यूके के दोनों स्किल्ड लेबर जब मिलेंगे तो वो दुनिया के लिए एक विकास की गारंटी देते हैं और दुनिया और दोनों देशों का जो हुनर जुड़ता है तो वो दुनिया के लिए भी अच्छी खबर है। तो कई महत्वपूर्ण बातों को प्रधानमंत्री ने सामने रखा है, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि ये जो भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता हुआ है, आखिर ये इतना खास क्यों है और इस समझौते से दोनों देशों को कितना लाभ हो सकता है। रखते हैं ये रिपोर्ट आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर मोहर लगना संबंधों को एक नया आयाम देने वाला है। इससे आपसी व्यापार पर लगने वाले सीमा शुल्क और अन्य गैर प्रशुल्क व्यापारिक बाधाओं को कम या खत्म करेंगे, ताकि बड़े पैमाने पर आसानी से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। This is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. Thank you, Prime Minister,
for your leadership and for your pragmatism. And I'd like to thank everybody who's worked so hard to get this deal over the line. भारत और ब्रिटेन के बीच साल 2022 के जनवरी में शुरू हुए 3.5 वर्ष की गहन वार्ता के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों सरकारों का अनुमान है कि द्विपक्षीय व्यापार हर साल 34 अरब डॉलर तक बढ़ेगा। ये उस मौजूदा व्यापार संबंध के लगभग दोगुने होने के बाद हो रहा है, जो 2014 में 14 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में 57 अरब डॉलर तक पहुंच गया। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते का उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। इसके लिए शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को कम करना और बाजार पहुंच में सुधार करना शामिल है। ये प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अवसरों के विस्तार में भी मदद करेगी। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने से कपड़ा, चमड़ा, जूते, रत्न व आभूषण और ऑटो घटक जैसे क्षेत्रों में शून्य शुल्क से निर्यात बढ़ेगा। परिधान व आभूषण क्षेत्र में तेज वृद्धि और 2.5 बिलियन डॉलर की वृद्धि की उम्मीद है। भारतीय पेशेवरों, विशेष रूप से आईटी, वित्तीय सेवाओं व शैक्षिक सेवाओं के जरिए ब्रिटेन में गतिशीलता बढ़ेगी, जिससे रोजगार और आय में वृद्धि होगी। आईटी क्षेत्र के 60,000 से अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा अंशदान में छूट से वेतन में 20% की बचत होगी। डेयरी, सेब और प्लास्टिक जैसे क्षेत्रों को शुल्क रियायतों से बाहर रखकर भारत ने अपने घरेलू हितों की रक्षा की है। टाटा, JLR जैसी कंपनियों को ब्रिटिश कारों पर शुल्क कटौती से लाभ होगा, जिससे भारत में उनकी कीमतें कम होंगी। इंडिया यूके FTA हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो हमारा एक्सपोर्ट्स है वो यूके में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और हमारा मार्केट एक्सेस में यूके में ज़्यादा होगा। करीब 99% हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो यूके मार्केट में ज़ीरो ड्यूटी पे एंटर करेगा और इससे हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, चाहे वो अपैरल एंड टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, लेदर हो, मैरीन प्रोडक्ट्स हो, फूड प्रोडक्ट्स हो, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स हों, इनको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ ही साथ कुछ सर्विसेज है, चाहे IT एंड एनेबल्ड सर्विसेज हैं, बिजनेस सर्विसेज हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, उनको भी यूके मार्केट में बेटर मार्केट एक्सेस मिलेगा। डबल टैक्स अवॉर्डेंस एग्रीमेंट से हमारे जो प्रोफेशनल हैं, जो इंडिया में भी टैक्स देते हैं, यूके में भी टैक्स देते हैं, उनको भी काफ़ी रिलीफ मिलेगी। साथ ही साथ यूके को भी इंडिया में एक मार्केट अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यूके प्रोडक्ट भी इंडियन मार्केट में जीरो ड्यूटी पे एंटर करेंगे। ये समझौता दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को गति देगा, व्यापार को दोगुना करेगा और निवेश व रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा। भारत के लिए ये वैश्विक व्यापार में उसकी स्थिति को मजबूत करता है, जबकि ब्रिटेन के लिए ये ब्रेक्सिट के बाद एक प्रमुख उपलब्धि है। ये समझौता भारत और ब्रिटेन के संबंधों को गहरा करेगा, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है। वैश्विक टैरिफ अनिश्चितताओं के बीच ये समझौता स्थिरता व पारस्परिक लाभ का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज़। तो महत्वपूर्ण बात है कि दोनों देश इस समझौते को लेकर बहुत आशान्वित हैं और इसीलिए आने वाले वक्त में इस पर नजर रहेगी कि किस तरीके से ये क्रियान्वित किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। प्रोफेसर अजीत दास, एक चीज़ जो कि पीयूष गोयल साहब ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि सेफगार्ड ड्यूटीज़ नहीं लगाई जाएंगी। उसका क्या मतलब हुआ? खास तौर पर उन्होंने कहा कि जो फार्मर्स के लिए, इंडियन फार्मर्स के लिए करीब 37.5 बिलियन का एग्रीकल्चर मार्केट जो प्रीमियम बायर्स का है वो खुलने जा रहा है, तो कैसे भारत के किसानों को इसका लाभ मिलेगा? देखिए, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें एक प्रावधान होता है जिसको कहते हैं बायलैटरल सेफगार्ड्स। इसको मैं संक्षेप में थोड़ा इलैबोरेट करना चाहूँगा। यदि आपने किसी प्रोडक्ट पर टैरिफ कंसेशन दिया FTA में, तब यह प्रावधान रहता है कि यदि FTA के टैरिफ कंसेशन के वजह से दूसरे देश में आपके वजह से इंपोर्ट्स बढ़ गया आपके देश से, तब इंपोर्टिंग देश, आयात करने वाला देश सेफगार्ड ड्यूटी लगा सकता है। इस समझौते में यदि ये सेफगार्ड ड्यूटी का प्रावधान नहीं है, तब ये दोनों तरफ काम कर सकता है। यदि हमारे देश में
यदि इंपोर्ट सर्ज होता है तब हम भी नहीं लगा पाएंगे। यदि हमारे देश के वजह से जो हमारे एक्सपोर्ट्स यूके में गए वहाँ पे इंपोर्ट सर्ज हुआ तब यूके नहीं लगा पाएगा। लेकिन ये देखने वाली बात है, इसमें मैं अभी और कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। जब तक मैं लीगल टेक्स्ट नहीं देख लूँगा तब तक यह कहना मेरे तरफ से उचित नहीं होगा कि क्या हम लोगों ने भी अपना राइट गिव अप कर लिया है। यदि हम लोगों ने यदि यूके ने अपना राइट गिव अप किया है सेफ गार्ड ड्यूटी लगाने से, तो हमारे लिए ये एक अच्छी खबर है। जी एम्बेसडर भट्टाचार्य जी, जब एक बड़ी बात जो भारत के लिए निकलकर इसमें से सामने आ रही है उसमें प्रोसेस फूड यानी उसके माध्यम से कृषि क्षेत्र, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को बूस्ट मिलेगा, ये आशा व्यक्त की जा रही है क्योंकि एमएसएमईज को बहुत अवसर मिलेंगे जिनका एक बहुत बड़ा तबका है जो छोटे कस्बों में रहता है या ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहता है। कहाँ तक आपको लगता है कि केंद्र की जो सोच है और ये समझौते को उससे अगर हम जोड़ देते हैं तो फिर ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के लिए अवसर अपार हो सकते हैं? जी हमारे कुछ और जो एफटीए नेगोशिएशंस हो रहे हैं जैसे कि ईयू हो या यूएसए हो, उनमें कृषि क्षेत्र को हम लोग जरा सेंसिटिव मांगते हैं क्योंकि ईयू और यूएसए का एग्रीकल्चरल सेक्टर काफी विशाल है और वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। लेकिन यूके के क्षेत्र में ये ऐसा नहीं है। यूके एक मेजर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर नहीं है और एक्चुअली नेट एग्रीकल्चरल इंपोर्टर है, तो इससे हमारे कृषि क्षेत्र में कुछ अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं। हमने ये भी देखा है, इनिशियल जो रीडिंग है उसका एग्रीमेंट के बारे में, ये नजर आता है कि उसका जो एसपीएस प्रोविजंस है, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी प्रोविजंस जो है जो कि कृषि क्षेत्र में ज्यादा लागू होते हैं, उसमें भी शायद ऐसा समझौता है कि वो एक दूसरे का जो प्रोविजंस है उसका शायद रिकग्निशन करेंगे। इससे हमारा एक अर्ली हार्वेस्ट हो सकता है, यानी कि अगर ऐसा है तो हमारे कृषि क्षेत्र से एक्सपोर्ट्स का पोटेंशियल बढ़ सकता है। एक और चीज इसमें ध्यान देने वाली है क्योंकि यूके में जो कृषि का पदार्थ जो इंपोर्ट होते हैं वो ज्यादातर प्रोसेस्ड और कोल्ड चेन प्रोसेस से होता है, जो कि हमारे देश में अभी प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा है और इसमें वैल्यू एडिशन मिलता है जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को और फायदा देता है। चलिए यहाँ पर एक ट्वीट रखना चाहेंगे दर्शकों के सामने। अच्छा साहब आपके पास वापस लौटते हैं, लेकिन एक ट्वीट रखना चाहेंगे क्योंकि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और ब्रिटेन के बीच जो व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता यानी CETA पर हस्ताक्षर हुआ है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर और भारत और यूनाइटेड किंगडम के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपने बधाई संदेश में लिखा है कि लगभग 99% भारतीय निर्यात के लिए शुल्क मुक्त पहुंच, श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए लगभग $23 बिलियन के अवसरों को खोलती है, जो समावेशी और लैंगिक समान विकास के एक नए युग का प्रतीक है। दोनों देशों के बीच इस समझौते को महत्वपूर्ण बताते हुए पीयूष गोयल ने लिखा है कि कपड़ा, चमड़ा, जूते, रत्न एवं आभूषण, खिलौने और समुद्री उत्पाद से जुड़े कई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी MSMEs में कार्यरत कारीगर, बुनकर और जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके समृद्धि के एक नए दौर में वे कदम रख सकते हैं और ग्रामीण करघों से लेकर तकनीकी प्रयोगशालाओं तक ये मुक्त व्यापार समझौता महिलाओं के लिए वित्तीय पहुंच में सुधार और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में गहन एकीकरण के माध्यम से एक ऐतिहासिक छलांग है। यानी एक बहुत विस्तृत तरीके से वाणिज्य मंत्री ने इस बात को सामने रखा है कि कैसे ये FTA फायदा पहुंचाता है। डॉक्टर प्रोफेसर दास, अभी हम लगातार यही बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम MSMEs की बात करते हैं, लेकिन उससे आगे हटकर जब हम कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी बात जो निकल कर आती है वो है क्वालिटी को लेकर, गुणवत्ता को लेकर, पैकेजिंग को लेकर। जब ऐसे अवसर सामने आते हैं तो आपको लगता है कि चुनौती में अवसर निकालने वाली भी बात हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि हमें भी अपने स्तर को बढ़ाना होगा। ये जो सर्टिफिकेशंस होती हैं, क्वालिटी सर्टिफिकेशंस होती हैं, पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं इत्यादि, अब हमें भी इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेकर जाना होगा ताकि इस तरह के समझौते का पूरा फायदा उठा सके। प्रोफेसर दास, आपने बिल्कुल सही कहा, ये हमारे लिए अवसर है कि हम अपनी गुणवत्ता को बढ़ाएं और जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कृषि क्षेत्र में या MSME क्षेत्र में इस समझौता से कैसे फ़ायदा होगा, तो एक आयाम पर मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा जिसका जिक्र नहीं हुआ है। जब ये निगोशिएशंस चल रहे थे
उसमें एक ट्रैक निगोशिएशन का था जिसको कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। उन प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट एक्सेस या म्यूचुअल रिकग्निशन जिनकी गुणवत्ता या क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक उनके जहां पर वो उनका उत्पादन होता है उससे जुड़े हुए हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप ले लीजिए बनारसी साड़ी एंड ब्रोकेड्स हुआ या तरह तरह की प्रोडक्ट्स हैं। यह सुनने में आया है, ऑफ कोर्स टेक्स्ट हमें देखना होगा, यह सुनने में आया है कि दोनों देश कुछ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स को म्यूचुअली रिकग्नाइज करेंगे। यदि यह होता है तब हमारे कृषि क्षेत्र के उत्पाद के लिए, एमएसएमई के उत्पाद के लिए बहुत ही बड़ा अवसर प्रदान करेगा, क्योंकि ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाले प्रोडक्ट्स अपने देश में हैं वो खासकर इन दोनों क्षेत्र में उत्पादित होते हैं। इसलिए जीआई चैप्टर को या जीआई ट्रैक को हम लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना होगा और मुझे लगता है हमारे लिए यह बहुत ही बढ़िया अवसर इससे पैदा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज पीयूष गोयल साहब ने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा कि जो भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको भी फ़ायदा होगा और आगे जाते हुए जो ग्रांट्स मिलते हैं उसका फ़ायदा उठा पाएंगे दोनों ही देश। और इस बीच डॉक्टर अजय सहाय साहब जो कि महानिदेशक हैं FIO के, वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और उनसे भी हम रिएक्शन लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने सहयोगी ममता जी के पास जाना चाहता हूं। एक बार फिर से जो बड़े प्रावधान हैं इस आज जो भारत और यूके के बीच में जो समझौता हुआ है उसको लेकर के क्या कुछ बड़ी बातें हैं, उनको एक बार फिर से आपको समझाने के लिए। तो हम जानते हैं कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है इन मायनों में कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। ये दरअसल इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है कि जहां ब्रिटेन के लिए EU से यानी ब्रेक्सिट के बाद ये सबसे बड़ा समझौता है, तो वहीं भारत ने भी अभी तक जितने FTAs विभिन्न देशों के साथ किए हैं उन सब में ये सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव समझौता है। इसके कुछ बड़े बिंदु आपके सामने रखना चाहेंगे क्योंकि ये समझौता साझा समृद्धि का समझौता, इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने रखा, यानी दोनों देशों को इससे लाभ होगा, पारस्परिक लाभकारी है ये। भारतीय सामानों को ब्रिटेन के बाजार में अवसर मिलेंगे और हमारा बाजार जो है, हमारा जो सामान है हम उसको और ज्यादा निर्यात कर पाएंगे। भारतीय युवा, किसान, मछुआरे, MSMEs, इन सब के लिए ये समझौता लाभकारी होगा। तो हमारे देश का एक बड़ा वर्ग है जो इनसे फायदा उठा सकता है। ब्रिटिश सामानों का भी लाभ भारतीय बाजारों को मिलेगा, जैसे प्रधानमंत्री ने भी बोला कि जैसे एरोस्पेस के पार्ट्स होते हैं या इक्विपमेंट्स के मेडिकल डिवाइसेस होती हैं, ये सब का भी हमें किफायती दर पर ये सामान मिल पाएगा। इससे रोजगार के तो नए अवसर बढ़ेंगे ही हम जानते हैं और साथ ही निवेश के मौके भी बढ़ेंगे, यानी इससे निवेश भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, हमारे युवाओं को भी एक्सपीरियंस के लिए वहां पे प्रोफेशनल्स को जाने का मौका मिलेगा। वैश्विक स्थिरता और वैश्विक समृद्धि के लिए ये महत्वपूर्ण है, यानी ये मात्र दोनों देशों के बीच का एक समझौता नहीं है बल्कि वैश्विक समृद्धि में भी इसकी भूमिका को प्रधानमंत्री ने रेखांकित करते हुए कहा है। कैसे भारतीय कृषि उत्पादों के लिए ब्रिटिश बाजार में नए अवसर मिलेंगे। हम जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान कृषि क्षेत्र का रहता है। ऐसे में कृषि के उत्पाद, खासकर जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, इन मार्केट्स को भी अब हम ब्रिटेन के बाजारों तक पहुंचा सकते हैं अपने उत्पाद। IT क्षेत्र को भी इससे फायदा होगा। टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है इस समझौते का और इसीलिए IT क्षेत्र को भी फायदा होगा, लेकिन डेयरी क्षेत्र को भी इससे फायदा होगा। ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां भारत को UK का बाजार मिलेगा, तो इन क्षेत्रों को उससे फायदा होगा। भारतीय इंडस्ट्री के लिए UK में जो उत्पाद बने हैं उनके जो भारत में बने हैं, UK में बने उत्पादों की भी पहुंच भारत के लिए आसान हो जाएगी। और जब मुक्त व्यापार समझौता है तो कह सकते हैं कंज्यूमर इज किंग, दोनों देशों के निवासियों को उससे फायदा होगा। मेडिकल डिवाइसेस सुलभ हो सकती हैं, किफायती दर पर उपलब्ध हो सकती हैं, इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एरोस्पेस कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ये तमाम हमको अब किफायती दर पर भी और सुलभ भी हो जाएंगे। और भारत से निवेश और तकनीक स्थानांतरण में भी तेजी आएगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी तेजी आएगी। हम जानते हैं अभी भी बहुत बड़ी तादाद में कंपनियां हैं जो भारतीय कंपनियां जो UK में काम करती हैं और वाइस वर्सा, लेकिन अब उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। ग्रामीण कर्गों से लेकर तकनीकी प्रयोगशालाओं तक को फायदा होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ इनोवेशन को भी इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना गया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि इन सब आयामों पर फायदा हो सकता है। 95% कृषि उत्पादों का निर्यात शुल्क मुक्त होगा। हालांकि ये धीरे धीरे होगा, 10 वर्ष का समय है जब तक कि पूरी तरह से FTA लागू हो सकता है, लेकिन इससे कृषि क्षेत्र को जाहिर है बहुत फायदा होगा। लेकिन मछुआरों को भी 99% समुद्री निर्यात पर शून्य शुल्क का लाभ मिलेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा, किसान,
और मछुआरे एमएसएमईज के साथ, इन सबको फायदा होगा। तो मछुआरों के को भी निर्यात में इसमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि उनके लिए 0% टैरिफ 99% उत्पाद पर हो जाएगा। इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और रसायन, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जिन्हें इस समझौते से फायदा हो सकता है, और ये सारे क्षेत्र हैं जिनको फिर एक्सपोर्ट्स में और इनको इकोनॉमी में इनका योगदान बढ़ सकता है। खाद्य प्रसंस्करण, प्लास्टिक्स, विनिर्माण प्रधान क्षेत्रों पर, ऐसे जो विनिर्माण प्रधान क्षेत्र हैं, चाहे हम खाद्य प्रसंस्करण की बात करें, प्लास्टिक की बात करें, इन क्षेत्रों पर भी परिवर्तनकारी प्रभाव हो सकता है। यानी इन क्षेत्रों में जब हम निर्यात के अवसर हमें और ज्यादा मिलेंगे तो जाहिर है कि देश में भी उसको लेकर प्रोडक्शन की भी स्थिति बदलेगी और रोजगार भी उससे आएगा। तो तमाम आयाम हैं विनिर्माण से जुड़े हुए जिनको बूस्ट मिलेगा इस समझौते के मद्देनजर। तो ये एफटीए से जुड़े तमाम ऐसे पहलू हैं जिन्हें हमने आपके सामने रखा, जो ये दिखाता है कि ये एफटीए सभी के लिए एक विन विन सिचुएशन लेकर आता है। और खास तौर पर भारत की बात करते हैं तो निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, और साथ ही हमारा जो बाजार है और निर्यात है उससे हमारी इकोनॉमी को भी फायदा होगा, क्योंकि उससे निर्यात भी बढ़ेगा। वापस चलती हूँ अजय के पास जानने के लिए कि और कुछ क्या खास रहा है इस एफटीए में। बिल्कुल सही कहा आपने, और ख़ास तौर पर 99% जो उत्पादों तक जो टैरिफ में कटौती की गई है उसका असर ज़रूरी जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उन पर ज़रूर पड़ेगा। और ये स्पष्ट तौर पर कहा गया कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वहाँ जो 70% का जो टैरिफ था अब उसको घटा करके बिल्कुल शून्य कर दिया गया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें हम ये एनालिसिस करने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत और ब्रिटेन के बीच, यूके के बीच जो एफटीए हुआ है उसका क्या कुछ फायदा दोनों इकोनॉमीज को मिल रहा है। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम भारत और ब्रिटेन के बीच में कैसे जो आर्थिक सहयोग है वो समृद्धि और विकास के नए दरवाजे खोलता है, और इसका अलग अलग सेक्टर्स पे क्या कुछ असर पड़ेगा। खासतौर पर ये कहा जा रहा है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, भारत को ये फ़ायदा होगा कि जो ऑटो कंपनीज़ हैं, कंपोनेंट्स के जो क्षेत्र में उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, और जो ब्रिटेन से आने वाली गाड़ियाँ हैं वो भारत में सस्ती हो सकती हैं। जी बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ एमएसए संजय भट्टाचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, जब भी इस तरीके का कोई समझौता होता है जिसको हम ऐतिहासिक मानते हैं, जिसका इतना व्यापक प्रभाव की हम बात लगातार करते हैं, ऐसे में हमने देखा कि जैसे 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया। आज ही प्रधानमंत्री की ओर से भी ये लेख भी आया है जिसमें कहा गया है पोर्ट्स किस तरीके से डेवलप हुए हैं, कैसे समुद्री क्षेत्र में भारत नए आयाम गढ़ रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और पॉलिसी लेवल की बात करें। आपको लगता है कि टाइमिंग के लिहाज से भी ये व्यापार समझौता इन मायनों में हमारे लिए बड़ा सटीक साबित हो सकता है कि हमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हद तक तैयार हो रहा है, बहुत तेज रफ्तार से इसका विकास हो रहा है, पॉलिसी लेवल पर भी इस केंद्र सरकार इस तरीके से काम कर रही है कि चाहे हम किसान एग्रीकल्चर में FPOs की बात करें या तमाम अन्य क्षेत्रों की बात करें, पॉलिसीज व्यापार अनुकूल दिख रही हैं। तो ये वक्त सही है, बस उद्योग जगत को आगे आना होगा। क्या कहेंगे आप? जी, आप जानते हैं कि आज भारत विश्व में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, और आज भारत हम 4th लार्जेस्ट हैं और 3rd लार्जेस्ट होने की ओर अग्रसर हैं मिस्टर भट्टाचार्य जी। जी, इसमें ये जरूरी है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है, हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इसको और कंपेटिटिव बनाएं, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बढ़ाए। और जब हम ऐसे एग्रीमेंट्स करते हैं, खासकर कि हमारे जो मुख्य इकोनॉमिक पार्टनर्स है, उसमें बहुत सहायता मिलता है, क्योंकि FTA जो है ये सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं है, इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, माइग्रेशन के साथ, स्किल्स डेवलपमेंट के साथ, बहुत सारे चीजों के साथ ये आकृत है।
तो जब हम इकट्ठा एक होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं, जो कि हमारा सरकार ले रहे हैं विकसित भारत की ओर जैसे हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे अग्रीमेंट से हमारा मजबूती और बढ़ता है, हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बढ़ेगा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और मजबूत होगा, और इसको हम लोग लाभदायक बनाएंगे ताकि हमारे इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि आप जानते हैं मेक इन इंडिया का हमारा एक पॉलिसी है, मेक इन इंडिया को और बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो कंपेटिटिव हो, और ये तभी होगा जब हम बाहर से टेक्नोलॉजी लाकर हम लोग एक्सपोर्ट मार्केट की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये अग्रीमेंट जो कि आज $55 बिलियन ट्रेड का है, ये 2030 तक इसको डबल करने का हमारा आकांक्षा है। तो ऐसा जब हम लोग एम्बिशियस एक प्रोग्राम बनाते हैं तो ये पूरा ढांचा का एक हमारा परिवर्तन होता है, और ये हमारे देश के इकोनॉमी के लिए जरूरी है, और ये पूरा विश्व के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आपने जैसे कहा हम लोग 5th लार्जेस्ट से हम लोग 4th और फिर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मिस्टर एक तरह से अगर हम देखें सर्विसेज में तो फाइनेंस और बैंकिंग के साथ साथ इंश्योरेंस और जो दूसरे ट्रेडेबल सर्विसेज हैं, ख़ासतौर पर डिजिटल इकॉनमी में, जैसे हम लोग बहुत सारे बड़ी इकॉनमीज़ के लिए खुद एक बैक ऑफिस की तरह काम कर रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में आपको लगता है कि भारत में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ और भी ज़्यादा बेटर होंगी, और क्या हम एक्सपेक्ट करें कि जो FDI यूके से आ रहा है उसमें भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद कर सकते हैं, ख़ासतौर पर सर्विस रिलेटेड सेगमेंट में? जी, आज आपने सही कहा, ये जो IT एनेबल्ड सर्विसेज जो हैं, जो कि हम लोग ITES कहते हैं, ये एक तरह से इकोनॉमी का भविष्य है, और इसमें जो हमारा जो साइबर और जो डेटा प्रोविजंस जो है, एनालिटिक्स जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका जो इंट्रोडक्शन है, इसमें बहुत परिवर्तन आने वाला है। हम लोग जानते हैं कि लंदन विश्व में एक फाइनेंशियल सेंटर की ओर से बहुत ऊंचा दर्जे में है, उनके जो सिस्टम्स है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। ये भी सही है कि वो बहुत सारे सिस्टम्स हमारे IT इंजीनियर्स ने बनाए हैं। तो इसमें जो सर्विसेज सेक्टर की आप कह रहे थे, ये कोलैबोरेशन बहुत आगे बढ़ेगा, जिसमें कि हम यूके का जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है उसमें हम लोग सहायता कर पाएंगे, और वो भी हमारा जो उनका जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है वो भी हमारे यहाँ पे आएगा। मैं इसमें एक और बात जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि यूके और EU का जो संबंध है वो जरा वो पुराने जैसे नहीं है ब्रेक्सिट के बाद, और यूके बहुत कोशिश में है कि वो जो ब्रेक्सिट वाला स्थिति था उससे पहले जो था उसमें वो कितनी दूर तक वो जा सकते हैं। तो यूके का जो ये EU के साथ जो समझौता बन रहा है, इसमें भी पर्टिकुलरली सर्विसेज सेक्टर में, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज हो, चाहे वो एडुटेक हो, मेडिटेक हो, इसमें भारत का एक बहुत खास रोल होगा, जो कि EU और UK के बीच जो समझौता बनेगा। और इसके अलावा आप जानते हैं कि हम लोग EU के साथ भी अलग तरह से एक FTA का हम लोग का नेगोशिएशन जारी है। लेकिन आपको लगता है कि इस FTA का EU के साथ तो नेगोशिएशन हमारे दशकों से कह सकती हूँ जारी है, 2007 से नेगोशिएशंस चल रही हैं, बीच में कई कारणों से काफ़ी समय तक इस पे कुछ हलचल नहीं हुई। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि जैसे जब हम ये कहते हैं कि वैश्विक समृद्धि के लिए है, एक वैश्विक संदेश भी दोनों देश ही दे रहे हैं, यहाँ तक कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने भी अपने संबोधन में इस बात को सामने रखा है कि कैसे ब्रिटेन इज ओपन फॉर बिजनेस, ये उन्होंने एक संदेश दिया है। तो क्या इस FTA के माध्यम से ब्रिटेन तो ये संदेश दे रहा है, लेकिन क्या भारत जिस तरीके से FTAs की बात और EU से खास तौर पर बात कर रहा है, कहां तक आपको लगता है कि इसका प्रभाव भी उस पर पड़ता नजर आ सकता है, या प्रभाव पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए आज जो हमारा जो ग्लोबल सिचुएशन है ये बहुत ही फ्लक्स में है, पर्टिकुलरली हम जब देखते हैं कि वॉशिंगटन से जो संदेश आ रहे हैं, जो कि बहुत ही कंफ्यूज्ड सिग्नल्स आते रहते हैं, वो बायलैटरलिज्म की तरफ जा रहे हैं। हमारा जो मल्टीलैटरल ढांचा था उसमें बहुत कम भरोसा रखते हैं, लेकिन हम अभी भी विश्वास रखते हैं कि मल्टीलैटरलिज्म, ग्लोबलिज्म में हम लोग विश्वास रखते हैं। लेकिन हमारा जब देश आगे बढ़ रहा है, ऐसा अगर स्थिति है जो कि जरा अनप्रिडिक्टेबल है, अनश्योर है, और इसमें काफी टर्बुलेंस है जो कि हम लोग देख रहे हैं, और ग्लोबल ग्रोथ अभी काफी धीमा हो चुका है,
तो ऐसी स्थिति में हमें अगर आगे अग्रसर बढ़ना है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो हमें बायलैटरल समझौता करना ही होगा। और इसीलिए हमारा सरकार ने निश्चय किया है कि हम लोग प्रिंसिपल जो इकोनॉमिक पार्टनर्स है, जैसे कि EU हो, US हो, UK हो, उनके साथ दुबई के UAE के साथ ऑलरेडी हो चुका है, उनके साथ हम लोग प्रायोरिटी देंगे और इससे हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको सहायता मिलेगा। क्योंकि जैसे मैं पहले कह रहा था, ये ना सिर्फ ट्रेड है, इसमें इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी सभी का प्रावधान होता है और ये हमारे लिए आज जरूरी है, क्योंकि हमारे अगर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है, तो हमें जिससे भी हमारा संभव हो सकता है बड़े पार्टनर्स, उनके साथ ऐसा बायलैटरल समझौता करने की बिल्कुल आवश्यकता है। और यूके के साथ जो बना है ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक एग्रीमेंट है और ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट एक मिसाल बन सकता है जो कि हम लोग EU के साथ, उसमें ऑफ कोर्स कुछ प्रोविजंस अलग से हैं, EU के साथ, US के साथ जब हम लोग नेगोशिएशन जो कि जारी है उसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं मिस्टर साहब, शायद ममता जी ये पूछना चाह रहे होंगे कि ये जो ट्रेड डील हमने ब्रिटेन के साथ की है उससे क्या कंपटीशन EU के प्रोडक्ट्स को या US से आने वाले प्रोडक्ट्स को मिलेगा क्या? दूसरी बात, क्या जिस तरह से कंसेशंस हमने दिए हैं ब्रिटेन को, वो लोग भी चाहेंगे, भारत इतना बड़ा बाजार है, इसी तरह के कंसेशंस हमें भी देने चाहिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि टेम्पलेटिंग हो सकती है, तो आगे जाते हुए क्या वाकई हम लोग EU जैसे बड़े मार्केट या US जैसे बड़े मार्केट के लिए 90% कंसेशंस पर आगे बढ़ सकते हैं? ये तो जैसे नेगोशिएशन चल रहे हैं उसको देखना होगा। दो चीज है इसमें। पहला है कि आपने जो पहला जो जिक्र किया वो शायद अब ट्रेड डाइवर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कि ये हर एक अग्रीमेंट में इसका प्रावधान होता है, क्योंकि एक चैप्टर होता है जिसको कहते हैं हम लोग रूल्स ऑफ ऑरिजिन। तो रूल्स ऑफ ऑरिजिन में ये काफी स्पष्ट होता है कि ये जो हम लोग इंपोर्ट्स जो कर रहे हैं चीज वो यूके से है या कहीं और से है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम पेट्रोलियम का बात लेते हैं, पेट्रोलियम मान लीजिए कि अगर कनाडा से आता है, अगर यूके में उसको रिफाइन किया जाता है और उसको अगर फाइनल स्टेज में लाया जाता है और उसको फिर हम लोग अगर कहीं और एक्सपोर्ट करते हैं तो वो यूके का माना जाता है, वो कनाडा का ट्रांसफॉर्म हो गया है। वैसे ही ये मैन्युफैक्चर्ड चीजों में, क्योंकि आजकल आप जानते हैं क्योंकि हमारा ये ग्लोबल सप्लाई चेन है, कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर बहुत जगह होता है। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, ये जो हमारा जो इलेक्ट्रिक ईवी नेटवर्क है, या आप देखिए कि कार मैन्युफैक्चर के बारे में, इसमें हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स बहुत सारे जगह में होते हैं, फिर वो असेंबली कहीं और होता है, सब कंपोनेंट्स कहीं और बनते हैं, फिर फाइनल असेंबली कहीं और होता है। तो इसमें रूल्स ऑफ ऑरिजिन का जो है ये ढांचा बहुत क्लियरली स्पष्ट है, तो इसमें ट्रेड डाइवर्शन का मौका नहीं होता है। आप जो दूसरा बात जो कह रहे थे, क्या ये एक एग्जाम्पल हो सकता है EU और US के नेगोशिएशंस के साथ? हाँ, जरूर हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि US ने क्या किया है कि वो जो मल्टीलैटरल सिस्टम जो पुराना था उसको पूरा उन्होंने अपटर्न कर दिया है और सभी के साथ वो लोग बायलैटरल नेगोशिएशंस कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने जापान के साथ किया, 15% का रेसिप्रोकल टैरिफ का उन्होंने अग्रीमेंट किया है। यूके के साथ उनका ऑलरेडी हो चुका है जो कि 10% के रेसिप्रोकल टैरिफ पे है और हमारा नेगोशिएशन चल रहा है, देखते हैं कि वो कहाँ पे पहुंचता है। लेकिन ये जो हम लोग बड़े इकोनॉमीज के साथ जब करते हैं वो एक एग्जाम्पल हो जाता है और वो दूसरे को भी संकेत हो जाता है कि इसके बारे में हम लोग कुछ आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कृषि के क्षेत्र में हमारे लिए यूके एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर हम यूएस के साथ देखें तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है। तो इसका नेगोशिएशन ऑब्वियसली थोड़ा दूसरे तरह से होगा। EU के साथ भी कृषि के क्षेत्र में वैसा ही है, लेकिन मरीन प्रोडक्ट्स अगर आप देखिए तो EU के क्षेत्र में हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है। तो जो कि हम लोगों ने यूके के साथ किया है वो शायद EU के साथ भी कर सकते हैं। और खासकर कि अगर हम लोग मैन्युफैक्चर्ड सेक्टर में जाए तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा, जिसमें कि हमारे MSMEs, हमारे जो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है उसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं।